वैदिक कालीन लेक्चर के सीरीज में हम वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वैदिक काल के सामाजिक संगठन पर चर्चा किया था कि वैदिक कालीन जो समाज था वो कैसा समाज था। अब इस लेक्चर में हम वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की बात करेंगे। देखिए, जो वैदिक काल है उसमें उसके पहले पार्ट का ही हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, यानी पहले भाग का ही अध्ययन कर रहे हैं, जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से संबोधित किया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो एक कबीलाई समाज था, मतलब उस समाज में लोग कबीलों में रहते थे। जैसे आप जब मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें आप अफगानों के भी कबीले पाते हैं, तुर्कों के भी कबीले थे। तो जो घुमंतु जातियां थी, जो खाना बदोश जातियां थी, उनमें आर्य भी थे, क्योंकि आर्य मध्य एशिया से होकर भारत में आए थे। एक ग्रामीण और पशुचारण संस्कृति उनकी थी। तो ऐसे दौर में वो कबीले में ही रहते थे। भारत में बहुत सारे ऐसे समुदाय है जो कबीले में रहते हैं, जिनमें बंजारे भी आते हैं। तो अफगानों की भी 36 कबीले थे, तुर्कों के कुल 64 कबीले थे। तो ऐसे इनका भी एक कबीला होता था। तो कबीले का जो प्रमुख होता था, यानी जो मुखिया होता था, उसको राजा या राजन या जनपति कहा जाता था। तो उस समय अगर प्रशासनिक संगठन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो जन है वो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। जन का मतलब ये होता है कि राजा, जो कबीले का मुखिया होता था, प्रभारी होता था, उसको राजा कहा जाता था या राजन कहा जाता था। तो उस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाते हैं। ऋग्वैदिक प्रशासनिक संरचना है। ये प्रशासनिक इकाइयां जो थी, इकाई की चर्चा हम करते हैं। तो इसमें हम देखें, जरा सा स्पष्ट करें, यहां पर जो है वो जन आ जाएगा, जन। इसके बाद होगा जन के नीचे क्या है, सबसे नीचे तो कुल होता है। जन के बाद विश्व होता है, विश्व के बाद ग्राम होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, कुल होता है, कुल। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इससे समझने में बहुत आसानी होगी आपकी। ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी, ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए, ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। जन को, इसका जो प्रमुख होता था, इसको जनस्य गोपा कहा जाता था, जनस्य गोपा, ये ऋग्वेद में इसको कहा गया है। या इसी को राजन कहा जाता था, राजन कहा जाता था, या इसी को राजा भी कहा जाता था, राजा भी इसी को कहा जाता था। तो ये कबीले का प्रभारी होता था, ठीक है। फिर इसके बाद विश्व होता था, फिर ग्राम, फिर कुल। कुल जो होता था ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है या निचली इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इकाई ये होता था। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई या निचली इकाई इसको माना जाता था। देखिए, कुल का मतलब होता है परिवार, और इसका जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, कुलपा कहलाता था, कुलपा कहलाता था। ये कुल का जो प्रमुख होता था वो कुलपा कहलाता था। यानी इस कालखंड में परिवार जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। तो इसका प्रमुख जो होता था वो पिता या परिवार का जो सबसे बड़ा भाई होता था उसको माना जाता था। तो कई कुल मिलाकर, यानी कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे, कई कुल मिलकर क्या बनते थे, ये ग्राम बन जाते थे, ठीक है। कई कुल मिलकर क्या बनता था, ग्राम बनता था, ठीक। कुल का मतलब होता है परिवार होता है, ठीक है। इसका प्रमुख कुलपा कहलाता था, ठीक है, या कुलप कहीं कहीं दिया है, वो भी ठीक है। फिर कई गांव मिलकर, यानी कई गांव का जो समूह होता था, कई गांव का, ग्रामों का समूह, ये क्या कहलाता था, विश कहलाता था। विश के अंतर्गत कई गांव आते थे। फिर इसके बाद कई विश मिलकर, यानी कई विश मिलकर जन बनते थे।
तो ये इसका प्रशासनिक स्ट्रक्चर है। इससे आप समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, एकदम आसान रहेगा कि कैसे ये प्रशासनिक संरचना थी, कैसे ये स्ट्रक्चर था कि जिसमें कबीले का प्रमुख राजा कहलाता था, ठीक है। जो कुल या परिवार होता था वो सबसे छोटी इकाई माना जाता था। कई परिवार मिलकर क्या बनते थे, ग्राम बनता था। ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था, ग्रामणी ये कहलाता था, ये ग्रामणी कहलाता था, ग्रामणी। और विष का प्रमुख विषपति कहलाता था। इसका जो प्रमुख होता था इसको विषपति कहा जाता था, विषपति कहा जाता था, ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए हम समझते हैं ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी, इसमें राजनीतिक संगठन की हम चर्चा कर रहे हैं। ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई ना, एकदम स्पष्ट है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं इसको। अब हम आते हैं मैटर पर, नोट हो गया है, चल मिटाते हैं। चलिए अब आते हैं यहां, देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो आ रहे थे वो क्या किसमें थे, कबीले में, ठीक है। कबीले में विभक्त थे और अनेक राजनीतिक जो संगठन थे, इनकी सबसे छोटी इकाई क्या था, कुल कहलाता था, ठीक है। कुल जो होता था सबसे छोटी इकाई या परिवार जिसको कहते थे, जैसा मैंने चर्चा किया। इसका जो प्रमुख होता था यानी इसका जो स्वामी होता था वो मुखिया होता था, या परिवार में मुखिया की अनुपस्थिति में उसका बड़ा भाई होता था जो परिवार की सारी जिम्मेदारी देखता था। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भी माना जाता था, ठीक है। इसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, कुलक कहा जाता था, कुलक कहा जाता था। और कई कुल मिलकर क्या बनते थे, ग्राम बनते थे। अभी मैंने स्ट्रक्चर में स्पष्ट कर दिया, ठीक है। जिसका प्रधान क्या होता था, ग्रामीण होता था। इसको नागरिक और सैनिक अधिकार मिले हुए थे। इसके पास गांव का मुखिया जैसे होता था उसी तरीके से ये ग्रामीण होता था, ठीक है। उस कालखंड में ऐसे ही होता था। और क्या है, हाँ, अनेक ग्रामों का जो समूह होता था वो क्या कहलाता था, विष कहलाता था। जो अनेक गांव होता था उसका समूह क्या कहलाता था, विष कहलाता था, ठीक है। इसका प्रमुख क्या होता था, विषपति, यानी इसका जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था, विषपति इसको कहा जाता था, ठीक है। फिर कई विष मिलकर क्या बनते थे, जन बनता था, यानी कई कबीला बनता था। कई विष मिलकर क्या बनते थे, कबीला बनता था। और इसका प्रमुख जनस गोपा या राजन कहलाता था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पद माना जाता था। जन शब्द का ऋग्वेद में कुल प्रयोग कितनी बार हुआ है, 275 बार हुआ है। यानी जन शब्द जो है इसका प्रयोग 275 बार हुआ है, लेकिन जनपद शब्द का प्रयोग अभी एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है। जनपद शब्द का प्रयोग कालांतर में हमें देखने को मिलेगा, जब ये जो जन थे यानी जो कबीले कई थे, ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जनपद का निर्माण करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। देखें ये आ जाएगा यहाँ उत्तर वैदिक काल में हो गया, जनपद हो गया, ये जन हो गया, ठीक है। ये विश्व हो जाएगा, जनपद हो गया, जन हो गया, ये विश्व हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ग्राम हो गया, ग्राम। इसके बाद क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल में है। यहां से क्या हुआ कि एक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो जाती है। भाई जब आप पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल में ही हमें दिखाई देता है क्या, जो कबीले थे, जो जन था, वो आपस में लड़ते भी थे। भाई उनके भी अपने अधिकार थे, उसके लिए वो लड़ाई लड़ते थे। ऐसे ही हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का जिक्र होता है। उसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, दशराग युद्ध के नाम से, ठीक है। 10 राग, 10 से क्या हो गया, 10 राग से राजा, 10 राजाओं का जो संघ था उनके बीच का युद्ध हुआ। भरत जनों का कबीला सुदास ये पहला पार्टी था, पहला दल था, और दूसरा कबीला जो था वो 10 राजाओं का एक संघ बनता है, ठीक है। उस संघ के नेतृत्व में, इसका मूल कारण क्या है,
दशराग युद्ध का। जय विश्वामित्र के उनके मंत्री हुआ करते थे, सुदास के, उनको बड़ा पद मिला हुआ था। तो जब उनको उस पद से निकाल दिया जाता है तो ऐसे दौर में उन्होंने इसका बदला लेने के लिए 10 राजाओं का एक संघ बनाया, ठीक है, और वशिष्ठ को उन्होंने नियुक्त कर दिया था। तो ऐसे दौर में बिल्कुल ये चर्चा का विषय है कि उसका बदला लेने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। तो ये परुश्री नदी यानी रावी नदी को परुश्री नदी के नाम से जाना जाता है। तो रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का संघ एक तरफ था, जिसमें अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विसारिणी, अनुदेहु, ये कुल मिला जुला कर 10 कबीले थे। इनका मुकाबला था सुदास के साथ, और सुदास ने क्या किया, इस कबीले को परास्त कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, दशराग युद्ध, जिसका उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें देखने को, 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 10वें मंडल में तो चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, ठीक है। 7 से सत्यानाश मान लीजिए, सत्यानाश का मतलब युद्ध ही हुआ होगा, ठीक। तो यहां हम स्पष्ट हो ली, देखिए यहां पर स्पष्ट है, जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। देश और राज्य के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी ये व्यापक पैमाने पे इसका उल्लेख बहुत नहीं मिला है, ठीक है। राजा क्या माना जाता था, ये कबीले का रक्षक माना जाता था, इसी नाते इसको क्या कहा जाता था, जनस्य गोपा कहा जाता है, ध्यान रखे रहिएगा। इसी नाते इसको क्या कहा गया है, जनस्य गोपा कहा गया है। कबीले का रक्षक का मतलब ये जनस्य गोपा हो गया, जनस्य गोपा। और दुर्ग का भेदन करने वाला यानी दुर्गों को नष्ट करने वाला भी कहा जाता है। इस नाते इसके लिए क्या शब्दावली का इस्तेमाल होगा, पूरा भेत्ता। इसके लिए ऋग्वेद में एक शब्दावली का इस्तेमाल है, पूरा भेत्ता, यानी पूर का मतलब होता है किला होता है, किलों का भेद करने वाला, दुर्गों का भेद करने वाला कहा गया है, ठीक है। राजा युद्धों में स्वयं जन का यानी कबीले का नेतृत्व करता था, इसके पास पूरी पावर थी कि ये उनका नेतृत्व करता था, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऋग्वैदिक काल में राजा की जो स्थिति थी वो आज के मतलब जो बात का पावरफुल राजा दिखाई देता है, जिसके पास असीमित अधिकार थे, वैसा स्थिति नहीं था। यहां तक कि ये पद आनुवंशिक भी नहीं माना जाता था, इसमें चुनाव भी होता था राजा का। राजा के निर्वाचन के लिए 2 प्रमुख संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल होता था, ठीक है। उसमें एक सभा होता था और एक विदत होता था, जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। सभा में भाग लेने वाली महिलाओं को सभावती कहा जाता था, ठीक है। तो ऐसे दौर में ये जो सभा होता था वो उच्च वर्ग की संस्था होती थी, एलीट वर्ग, अभिजात वर्ग की संस्था थी। समिति जनसाधारण वर्ग की संस्था थी। विदत ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी और ये युद्ध से संबंधित कामों को देखती थी। इसके अलावा एक और संस्था का उल्लेख मिलता है, गढ़। गढ़ का मतलब होता है परिषद होता है, ठीक है। तो ये 4 संस्था बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका ऋग्वेद में हमें उल्लेख भी मिलता है, ठीक। देखिए यहां पर स्पष्ट हो गया कि ऋग्वैदिक काल में जो इनकी स्थिति थी, एक कबीले की मुखिया घाटी थी, ठीक। अब इसके बाद देखें, इस काल में संपूर्ण प्रजा मिलकर क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी। जैसा मैंने बताया कि प्रजा के पास ये अधिकार था कि वो राजा का चुनाव कर सकता है, अपने मन मुताबिक राजा को चुन सकता है, ठीक। कालांतर में यह पद क्या हो गया, आनुवंशिक हो गया। मतलब जब राजा पावरफुल होने लगे तो उन्होंने अपने पुत्र को ही या अपने भाई को ही राजा बनाने लगे, और ये पद क्या हो गया, आनुवंशिक हो गया। यानी एक के बाद एक राजा के परिवार का ही कोई व्यक्ति या उसका सगा संबंधी ही राजा बनेगा और कोई नहीं बन सकता है। ये उत्तर वैदिक काल में ये स्थितियां देखने को मिल जाती है, ठीक। राजा का प्रमुख कर्तव्य उस जमाने में क्या होता था, प्रजा की रक्षा करना ही था। उसको कोई बहुत बड़ा पावर नहीं मिला था, बस उसको स्वैच्छिक अपने इच्छा के द्वारा प्रजा एक कर देती थी। उसे किस नाम से जाना जाता है, बलि के नाम से संबोधित किया गया है। ध्यान रखे रहिए, बलि कई बार पूछता है, बलि, इसको हम बलि के नाम से जानते हैं। ये बलि है, ये क्या है, स्वैच्छिक कर है।
स्वैच्छिक कर, ये स्वैच्छिक कर है, और ये राजा को जो प्रजा होती थी वो देती थी, और किस रूप में देती थी? अन्न के रूप में देती थी। ये किस रूप में देती थी? अन्न के रूप में देती थी। तो ये हो गया बलि, ठीक है, बलि हो गया, ये बहुत प्रमुख टैक्स है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है बलि। देखिए यहां दिया है स्पष्ट रूप से, स्वेच्छा से जिसको बलि कहा जाता था और ये अन्न के रूप में दिया जाता था, ठीक। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, दो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, ठीक है, जो राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी कि राजा निरंकुश न होने पाए। भाई पावरफुल ज्यादा राजा हो जाएगा तो ऐसे दौर में प्रजा को कुछ समझेगा। तो सभा और जो समिति होती थी इनके पास पावर था कि वो राजा को पदच्युत कर सकती थी, उनको अपने पद से हटा सकती थी, उनका निर्वाचन कर सकती थी, यानी एक अलग राजा का निर्वाचन भी कर सकती थी, चुनाव में भाग लेते थे। इस नाते इस संस्था का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, ठीक। इसके बाद यहां पर देखिए एक और संस्था है, इसका नाम है विदत। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक और संस्था है विदत। विदत क्या है? ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, आर्यों की प्राचीनतम संस्था, आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, संस्था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। विदत क्या है? आर्यों की प्राचीनतम संस्था है जो सैनिक कार्यों के दृष्टिकोण से बनाई गई है कि उनके जो हित है उनको सुरक्षित रखा जाए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, ठीक है, और धार्मिक कार्यों से भी ये संबंधित थी, ठीक। चलिए, विदत में और भी एक चीज था, इसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी, जैसे सभा में भाग ले सकती थी उसी तरीके से विदत यानी आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी उसमें भी महिलाएं भाग ले सकती थी। ये उनको बहुत बड़ा पावर मिला हुआ था। अब यहां पर देखें हम, हाँ यहां देखें हमने स्पष्ट कर लिया कि जो राजा होता था वो भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, ठीक। राजा क्या होता था? ये भूमि का स्वामी नहीं होता था, वो मुख्यतः किस लिए था? युद्ध का नेतृत्व करने के लिए रहता था, यानी जो युद्ध होता था इसका एक नेता होता था, नेतृत्व करने वाला बनता था, ठीक है। राजा के पास कोई स्थायी उस समय सेना नहीं होती थी, क्योंकि राजा तो खुद कबीले का मुखिया होता था। कबीले के जो लोग थे यानी जिनको कुछ प्रमुख पदों पर रखा गया था, उनके द्वारा जो सेना होती थी उस पर वो निर्भर होता था। साथ ही साथ जो लूट का माल मिलता था, यानी जब युद्ध होते थे तो उसमें लूट का माल मिलेगा, जिसको आप मध्यकाल में खम्स के नाम से जानते थे। तो इस काल में जो लूट का माल मिलता था उसमें एक संगठन का भी बड़ा रोल होता था, विदत, जो बंटवारा करने में अपना रोल अदा करती थी, ठीक है। यहां पर हम देखें यहां कुछ राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, मैंने बताया। इसके बाद ऋग्वेद में ब्रात, ये देखे कुछ संगठन है, इसको आप याद रखे रहिएगा। ब्रात, गढ़, ग्राम और सर्व, ये सैन्य इकाइयों का उल्लेख मिलता है कि मतलब ये ऐसी इकाइयां थी, ऐसे प्रशासनिक ढांचा था जिनका सहयोग कौन लेता था? राजा लेता था। राजा जब युद्ध लड़ने जाता था तो इनका सहयोग भी लेता था, क्योंकि इनके सहयोग के बिना वो युद्ध लड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था कबीले पर आधारित थी ना। अब यहां पर देखिए सैन्य इकाइयों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिए हम यहाँ लोग, ये राजा के नेतृत्व में युद्ध लड़ते थे। युद्ध में लूटी गई वस्तुओं का वितरण यहां मैंने स्पष्ट किया है कि उसके लिए एक संस्था कौन सी थी? विदत थी, यानी आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी, जो सैनिक कार्यों और धार्मिक कार्यों से संबंधित थी, वो बंटवारा करती थी लूट के माल के लिए, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन जन आपस में युद्ध करते थे। मैंने आपको बताया कि भाई जब उनके हित टकराएंगे तो ऐसे दौर में युद्ध करेंगे, ठीक है। इस काल का सर्वप्रमुख कौन सा युद्ध माना जाता था? 10 राज युद्ध, यानी 10 राजाओं का एक संगठन था, यानी जिसमें जो भरत जन का कबीला था उसका क्या नाम था?
सुदास, भरत जन के कबीले का जो प्रमुख होता था उसका नाम था सुदास। उसने 10 जनों का जो कबीला था जिसको इकट्ठा किया गया था बदला लेने के परिप्रेक्ष्य से, खासकर विश्वामित्र को जिनको उनके पद से निकाल दिया गया था, तो ऐसे दौर में उनकी जगह वशिष्ठ को रखा गया था। तो ऐसे दौर में 10 जनों का जो कबीला था जिसमें अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विसारणी, अनुदुहु जैसे कबीले मिलाकर 10 कबीले थे। तो उनके बीच एक युद्ध हुआ परुश्री नदी, रावी नदी के किनारे हुआ, जिसमें सुदास ने 10 जनों के कबीले को परास्त कर दिया, जिसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कबीले के लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अब युद्ध भी लड़ने लगे थे। ठीक, यहां पर देखिए ऋग्वैदिक काल में, देखिए यहां पर हम स्पष्ट करें, ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए राजनीतिक संगठन पहले विचार विमर्श कर लेते थे। मतलब जो राजनीतिक संगठन थे वो अपने कार्य करने के लिए पहले विचार विमर्श कर लेते थे। ऐसे दौर में अब यहाँ एक चीज हम लोग स्पष्ट कर लें कि राजा को मिलाकर कुल 12 सदस्य होते थे जो राजा का प्रशासनिक कार्यों में मदद करते थे, जिन्हें हम रत्निन के नाम से संबोधित करते थे। ध्यान रखे रहेगा, ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। रत्निन इनको कहा जाता था, यानी राजा को मिलाकर जो 12 सदस्य होते थे वो रत्निन कहलाते थे, जो राजा का सहायता करते थे। ठीक है, उसके प्रशासनिक सहयोग के लिए। तो ऐसे दौर में जो ये रत्निन होते थे इनकी कुल संख्या 12 थी, और उसमें पुरोहित, सेनानी, रथकार, करमार, ये कुछ प्रमुख पद थे जो राजा की सेवा के लिए, राजा का सहायता करने के लिए रहते थे। ठीक है, तो इनके मतलब सहयोग के लिए उनके विचार विमर्श करता था। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिला है कि राजा खुद रत्निन के घर भी जाता था सहयोग के लिए कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि अभी आनुवंशिक पद नहीं था, राजा का निर्वाचन जनता के द्वारा होता था, प्रजा के द्वारा होता था। तो ऐसे दौर में राजा को हमेशा इनकी जरूरत थी। ये एक पावरफुल इनका वहदा था एक प्रकार से, ये हम समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी जिनको मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए यही मैं बता रहा था आपको। यहां हम लोग समझते हैं जरा सा, देखिए इसमें जो आएगा पहले नंबर पर राजा आएगा। ये जो राजा है, या इसी को राजन के नाम से कहा जाता था, राजन, या इसी को जनस्य गोपा भी कहा गया है, जनस्य गोपा। ये बहुत ही सबसे पावरफुल यही होता था, यानी एक कबीले का प्रभारी होता था। इसका काम क्या होता था? जनता की सुरक्षा करना, जनता नहीं प्रजा कहेंगे, प्रजा की सुरक्षा करना। ठीक है, ये भूमि का कोई मालिक नहीं होता था। इसको स्वेच्छा से, मतलब आपकी अगर इच्छा है तो इच्छा से आप एक टैक्स देते थे जो बिल्कुल अन्न, उसमें अन्न ही दिया जाता था जिसको हम बलि के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो राजा ने अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए, इनसे सहयोग लेने के लिए 12 रत्न कुल मिलाकर होते हैं, यानी राजा के बाद के भी जो अधिकारी हैं उनको मिलाकर इनकी संख्या 12 है, जिनको रत्न कहते हैं। इनसे अपना प्रशासनिक सहयोग लेता था। ठीक, तो पहले नंबर पर राजा हो गया। दूसरे नंबर पर क्या हुआ? पुरोहित। पुरोहित क्या होता था? ये राजा का प्रमुख परामर्शदाता था, ये प्रमुख परामर्शदाता था। यानी राजा जो होता था इससे सलाह लेता था, इसकी सलाह के बिना वो और कोई कार्य नहीं कर सकता था, और राजा के बाद ये पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, ये सैन्य और नागरिक हितों को भी देखता था। इसके बाद सेनानी होता था। सेनानी का मतलब सेनापति कह सकते हैं। ये तीसरा प्रमुख पद है। तो सेनानी जो होता था ये युद्ध का संचालन करता था, नेतृत्व करता था। मुख्य तो राजा माना जाता था, लेकिन सेनानी के जिम्मे सेना होती थी। इस नाते इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी कि यह युद्ध में सेना को सहयोग देने का काम कर सकता था। ठीक है,
इसके बाद व्राजपति होता था। व्राजपति एक चौथा पद है। व्राजपति का मतलब क्या होता है? चारागाह का प्रमुख होता था। चारागाह का प्रमुख। देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, तो इसमें कृषि गौण हो गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हड़प्पा काल में जो कृषि एक प्रमुख व्यवसाय था, वो अद्वितीय व्यवसाय हो गया, और वैदिक काल में क्या हो गया? वो पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय हो गया, क्योंकि ये कबीले में रहते थे। ऐसे दौर में जो आर्य थे, वो एक पशुपालक समाज उनका पहले से ही था, तो भारत में भी रहकर उन्होंने पशुपालन को बहुत महत्व दिया था। तो गायों की चोरी बहुत फेमस थी उस समय। और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा होती थी, तो ऐसे दौर में वो बचने के लिए क्या करता था? 100 गाय दान देता था, ताकि वो बच सके। और गाय से संबंधित कई शब्दावलियों का भी इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ गाय को उस जमाने में क्या कहा गया था? अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब क्या है? कि जिसका वध न किया जा सके। तो चारा गाय इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि गाय चरती थी, इससे बहुत धन संसाधन भी उपलब्ध हो जाता था। तो ऐसे दौर में एक पद जो महत्वपूर्ण है, कौन सा है? व्राजपति का। ये चारागाह का क्या होता था? प्रमुख कहलाता था। हो गया था नोट? चलिए मिटाते हैं। इसके बाद जो प्रमुख पद है, ये ग्रामणी है। ग्रामणी का मतलब ग्राम प्रमुख होता था, ग्राम का प्रमुख। ठीक है, ये गांव का प्रमुख होता था, लेकिन ये युद्धों में राजा की सहायता भी करता था। ठीक है, इसके बाद अस्पस। अस्पस का मतलब क्या है? गुप्तचर होता है। गुप्तचर। अस्पस का मतलब क्या होता है? गुप्तचर होता है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। सूचनाओं का आदान प्रदान। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। इस तरह ये पद भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको अस्पस के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दूत है। दूत ये भी सूचनाओं का आदान प्रदान करता था, लेकिन गुप्तचर नहीं था। ठीक है, यानी ये प्रकार से कह सकते हैं कि राजा को सूचनाएं मुहैया कराने का काम करता था। ठीक, ये साम्राज्य में जो विरोधी गतिविधियां थी, ये जो विरोधी गतिविधियां थी, इनको देखने का काम करता था। विरोधी गतिविधियां। तो ये विरोधी गतिविधियां देखता था। इसके बाद एक और पद है पूरक। पूरक का मतलब होता है दुर्ग रक्षक। ऋग्वैदिक काल में पूरक का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। पूर्व का मतलब क्या होता है? दुर्ग होता है। पूरक का मतलब क्या हो गया? दुर्ग रक्षक हो गया। ठीक है, इसके बाद उग्र, रथकार और सूतकार, ये भी एक प्रमुख पद हुआ करता था। रथकार का मतलब है रथ हाँकने वाला। ठीक है, उग्र जो पद होता था, जरा से इसकी भी व्याख्या कर ले हम लोग। उग्र जो होता था, ये जरा सा हम यहां समझ ले। उग्र का मतलब ये पुलिस कर्मचारी होता था। पुलिस कर्मचारी। ठीक है, ये पुलिस कर्मचारी होता था। इसके बाद एक और पद है, यहां पर और हम समझ ले जरा सा। हो गया नोट? पुलिस कर्मचारी होता था ये। इसके बाद एक और पद है, करमार का है। ये करमार है। करमार का मतलब क्या होता है? लोहार नहीं जानते हैं, या बढ़ही जिसको कहते हैं। ये क्या काम करता था? रथ वगैरह को बनाने का काम, मतलब रथकार तो रथ चला रहा है, रथ वगैरह बनाने का काम, फर्नीचर से संबंधित सारा काम ये करता था। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन पर हमने चर्चा कर लिया कि ऋग्वैदिक कालीन संगठन कैसा था, जिसमें हमने स्पष्ट कर दिया कि ये जो समाज था, ये कबीलाई समाज था और पशुचारण संस्कृति वाला समाज था, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजा प्रमुख माना जाता था, जिसको जनस्य गोपा या राजन कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं
कि प्रशासन को कई इकाइयों में विभक्त कर दिया गया था और उसके माध्यम से संचालन होता था, तो बहुत सुचारू रूप से संचालन भी इसका होता था। धन्यवाद।